राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में लगातार राष्ट्र की मुख्य समस्याओं को लेकर वार्ता होती रही है आपसे, और आज हम आपसे जो बात करने जा रहे हैं वह है जो मार्च में 3 महिला बहुत ही सक्रिय रूप से राजनीति में फिर से सक्रिय होने जा रही है। एक महिला जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है वो तो सक्रिय हैं ही, क्योंकि उन्हें अपनी सत्ता और शासन को बचाना है। और सीबीआई का जो खेल वहाँ शुरू हुआ है, उसके बाद फिर से सीबीआई को लेकर तरह तरह की बातें उठनी शुरू हो गई है। ममता बनर्जी के भतीजे ने साफ शब्दों में कहा है कि सीबीआई के इस कार्रवाई से वे डरने वाले नहीं हैं, जबकि पिछले वर्ष से ही कोयला मामले में जांच सीबीआई द्वारा शुरू कर दी गई थी, और जब कभी भी सीबीआई कोई कार्रवाई करती है और वह राजनीतिज्ञों से जुड़ा हुआ होता है तो इसी प्रकार के आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाती है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे जो अब बात करने जा रहे हैं वह है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री रही और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही, दो सशक्त महिला से जो मार्च में महिला दिवस के अवसर पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में अभी से जुट गई है। उमा भारती भारतीय राजनीति में और संघ और आरएसएस और भाजपा में तो प्रारंभ से ही काफ़ी तेज तरार नेत्री के रूप में जानी और पहचानी जाती रही है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी जिस प्रकार से उमा भारती ने काम किया और जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव लड़ने से फिर बाद में इनकार किया, उन सभी मसलों को लेकर कई प्रकार की चर्चाएं होती रही। लेकिन राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे सिंधिया भी फिर से एक बार सक्रिय हो उठी है और शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में जुट गई है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि 8 मार्च को भाजपा की ये 2 पूर्व मुख्यमंत्री शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। उसमें उमा भारती द्वारा जो बात रखी गई है वह है जहां जहां भाजपा शासन में है वहां वहां शराबबंदी लाई जाए। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे कि फिर से एक बार कोरोना लोगों को बेचैन करने लगा है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार से लोग चिंतित हो उठे हैं। 7 दिनों के अंदर 56.99% कोरोना का बढ़ना निश्चित ही चिंताजनक है। मास्क है जरूरी, 2 गज की दूरी के सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है, जिसका परिणाम कोरोना का यह बढ़ता स्वरूप है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम अभी चलते हैं ब्रेक पर, और ब्रेक से लौटकर आकर के हम फिर आपसे बात करेंगे। आप इंतजार करें, कहीं जाए नहीं, बहुत छोटा सा ब्रेक। प्रतिदिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए।
26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात में हम चर्चा कर रहे थे, जो अब फिर से एक बार मार्च के महीने में 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर देश की 2 पूर्व मुख्यमंत्री शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपको बताएं कि दिल्ली के 5 निगम सीटों पर रविवार को चुनाव होने जा रहा है, जिसमें नॉर्थ एमसीडी के 2 सीट और ईस्ट एमसीडी के 3 सीट पर चुनाव होना है। इसे लेकर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में जहां बैठक हुई है और चुनाव जीतने की सभी रणनीतियों पर चर्चा हुई, वहीं आम आदमी पार्टी भी इस 5 के 5 सीट को जीतने के लिए अपने सभी मंत्रियों को, अपने सभी कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों को, अपने सभी विधायकों को लगा दिया है, जो कि निगम के यह 5 की 5 सीट आम आदमी पार्टी जीते, ताकि आगामी चुनाव में जब निगम का चुनाव हो तो यह संदेश जाए कि दिल्ली की जनता भाजपा के निगम की कार्यशैली से नाराज है, इसीलिए दिल्ली वालों ने भाजपा को नकारने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी भी लगातार जीतोड़ प्रयास कर रही है, जो वो किसी भी तरीके से धारा से जुड़े कांग्रेस की स्थिति किसी भी प्रकार दिल्ली में बेहतर होती नजर आए, लेकिन कांग्रेस के अंदर संगठन की जो स्थिति है वो दिन प्रतिदिन मजबूत होने की जगह कमजोर ही होती चली जा रही है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने संगठन में जिन लोगों को पद दे रखा है वे उतने सक्रिय नहीं है, जिस कारण कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में जितनी बेहतर होनी चाहिए उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस के जो निगम पार्षद पिछले चुनाव में जीते वे भी एक तरीके से खामोश बैठे हैं, जबकि निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी आवाज उठाने का काम लगातार कर रहा, लेकिन कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि दिल्ली की सीमा पर किसान आज भी आंदोलनरत हैं। 80 दिनों से अधिक का समय उनके आंदोलन का हो चुका है। गर्मी का बढ़ता प्रकोप भी उन्हें विचलित नहीं करेगा, ऐसा किसान नेताओं ने दावा किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस किसान के कानून को बताया है कि यह एक प्रकार का डेथ वारंट है, इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। केंद्र सरकार को इस कानून को रद्द करना चाहिए। जबकि भारत के कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने 12 बार बैठक इन किसान नेताओं के साथ किया और केंद्र की सरकार कानून में संशोधन करने को तैयार है, लेकिन वे लोग अब तक ये नहीं बता पा रहे हैं जो आखिर कानून में कमी कहाँ है, कहाँ संशोधन की जरूरत है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने यहाँ तक कह दिया है कि भीड़ तंत्र के दबाव में आकर कानून नहीं बदला जाएगा। कानून लागू हो चुका है, उसमें जो संशोधन की गुंजाइश है वो संशोधन किया जाएगा। सरकार किसानों के हित में काम करना चाहती है, लेकिन सरकार किसी दबाव में काम नहीं करेगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ
कार्यक्रम में हम आपको एक बार फिर से बता दें कि पूर्व की सरकार और वर्तमान सरकार में कुछ बेसिक अंतर है। इकबाल ने कहा था, जो लोकतंत्र में बंदे को तौला नहीं जाता, गिना जाता है। भीड़ तंत्र का शासन हो जाता है। भीड़ को देखकर सत्ता, कानून सब बदल जाते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए कानून बनाती है और कानून का पालन कराने के लिए वो तमाम वो काम करने को तैयार है जो राष्ट्रहित में जरूरी है। धारा 370 हो या 35A हो, अगर केंद्र की सरकार इस भीड़ तंत्र के सामने झुक जाती तो यह कानून कभी भी समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार केंद्र की सरकार ने यह कृषि कानून लाया है और वह संशोधन करने को तैयार है, लेकिन केंद्र की सरकार भीड़ तंत्र के सामने झुकने को तैयार नहीं है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आज हम आपसे यहीं विदा लेते हैं और हम फिर आपसे मिलेंगे नए सवालात और नए मुद्दे के साथ। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। आज रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित वेबिनार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि बजट के बाद भारत सरकार अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ बात करके बजट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर चर्चा कर रही है। आत्मनिर्भर भारत से देश का डिफेंस सेक्टर मजबूत हुआ है और आज भारत 40 से ज्यादा देशों को हथियार निर्यात कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि स्वदेश में विकसित लड़ाकू विमान तेजस की फाइलें एक समय में बंद कर दी गई थी, लेकिन उनकी सरकार ने इस लड़ाकू विमान की संभावना पर भरोसा किया और आज ये स्वदेशी विमान शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया है। इससे देश के हजारों लघु उद्योगों को फायदा होगा। आप ये भी जानते हैं कि भारत ने डिफेंस से जुड़े ऐसे 100 महत्वपूर्ण डिफेंस आइटम्स की लिस्ट बनाई है, जिसे नेगेटिव लिस्ट कहते हैं, जिन्हें हम अपनी स्थानीय इंडस्ट्री की मदद से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। इसलिए टाइमलाइन इसलिए रखी गई है ताकि हमारी इंडस्ट्री जरूरतों का पूरा करने का सामर्थ्य हासिल करने के लिए प्लान कर सके। सरकारी भाषा में ये नेगेटिव लिस्ट है, लेकिन मैं इसको जरा अलग तरीके से देखता हूं। जिसको दुनिया नेगेटिव लिस्ट के नाम से जानती है, मेरी दृष्टि से ये आत्मनिर्भरता की भाषा में पॉजिटिव लिस्ट है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जिसके बल पर हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है। ये वो पॉजिटिव लिस्ट है जो भारत में ही रोजगार निर्माण का काम करेगी। ये हमारे लिए एक प्रकार से पॉजिटिव लिस्ट ही है और वो आपके लिए तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। और मैं आज इस बैठक में आप सभी को ये भरोसा देता हूं कि डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हर वो सामान जिसे डिजाइन करने, जिसे बनाने का सामर्थ्य देश में है, किसी सरकारी या प्राइवेट कंपनी में है, वो बाहर से लाने की अप्रोच नहीं रखी जाएगी। अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर्स के मुकाबले डिफेंस सेक्टर में सरकार का दखल कई गुना ज्यादा है। सरकार ही एकमात्र बायर है, सरकार स्वयं मैन्युफैक्चरर भी है और सरकार की अनुमति के बिना एक्सपोर्ट करना भी मुश्किल है। और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह सेक्टर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के बिना 21वीं सदी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम
खड़ा नहीं हो सकता, यह भी मैं तो भली भांति समझता हूं। अब भारत अपनी कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को तेज गति से बढ़ाने में जुटा है। एक समय था जब हमारे अपने लड़ाकू विमान तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। कुछ सप्ताह पहले ही तेजस के लिए 48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। कितने एमएसएमई सेक्टर जो इसके साथ जुड़ेंगे, कितना बड़ा कारोबार होगा। हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज हम ना सिर्फ भारत में ही अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों को भी सप्लाई करने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। बिहार सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बिहार के ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21 फरवरी को अश्विन 102 एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम और वंडर ऐप का शुभारंभ किया। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने रविवार को ई संजीवनी, अश्विनी 102 एम्बुलेंस ट्रैकिंग सिस्टम और वंडर ऐप का शुभारंभ किया। इस मौके पर जीविका दीदी की रसोई का स्वास्थ्य विभाग बिहार के साथ एमयू पर हस्ताक्षर किया गया। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं कि उन्होंने अनेक कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी। हम लोगों ने जो 7 निश्चय 2 आत्मनिर्भर बिहार उत्पन्न करने के लिए जो हम लोगों ने तय किया, और उसी में यह तय कर दिया कि जितना हम लोगों का स्वास्थ्य केंद्र है वहीं से उसको लिंक कर देंगे। हम लोग सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के अनुमंडल स्वास्थ्य अस्पताल से लेकर के जिला अस्पताल तक उसको जोड़ देंगे हम लोग, और वहीं पर उसकी व्यवस्था और ट्रेनिंग दी गई। आज आपने देख लिया। और ऐसा करने के बाद अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, अब उसको तो बाहर ही जाना पड़ता, लेकिन अब वहां आ जाएगा तो उसके बारे में सब कुछ को देखते हुए और उसके माध्यम से ही डॉक्टर का संपर्क हो जाएगा और उनकी स्थिति को देख लेंगे कि और धीरे धीरे प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेंद्र को इसी तरह से सुविधा दी जाएगी और सबको ट्रेनिंग करके वहां पर स्वास्थ्य कर्मियों को रखा जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 6ठी बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूरे देश में केंद्र सरकार की तरफ से जो बिजली की आपूर्ति की जाती है सभी जगह उसका एक रेट हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए एक नीति बननी चाहिए, यानी वन नेशन वन रेट। पटना के जिलाधिकारी ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की। उन्होंने SC/ST मामलों के प्रति संवेदनशील होने तथा पूरी जवाबदेही से एक्ट का प्रभावी क्रियान्वयन का निर्देश दिया। किशनगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर आदित्य प्रकाश ने सदर अस्पताल में फीता काटकर डायलिसिस यूनिट की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ब्लड बैंक का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने रेड क्रॉस सोसाइटी को शिविर आयोजित कर लोगों को रक्तदान के लिए प्रेरित करने का सुझाव दिया। जहानाबाद के जिला पदाधिकारी श्री नवीन कुमार ने समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में प्रखंड स्तरीय तकनीकी पदाधिकारियों तथा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नालंदा के जिलाधिकारी श्री योगेंद्र सिंह ने बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की। इस मौके पर नगर आयुक्त के साथ साथ स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़े सभी कंसल्टेंट एवं एजेंसी के पदाधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे। नवादा के जिला पदाधिकारी श्री यशपाल मीणा ने रजौली प्रखंड के टकुआ टांड ग्राम पंचायत में सामुदायिक पुस्तकालय का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड प्रमुख, मुखिया के साथ साथ छात्र छात्रा व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सहरसा के जिलाधिकारी श्री कौशल कुमार ने
कोसी नदी तटबंध की सुरक्षा एवं कटाव निरोधक कार्य के संबंध में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर अपर समाहर्ता, प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन एवं कोसी पूर्वी तटबंध चंद्रयान, कोपरिया और सुपौल के कार्यपालक तथा सहायक अभियंता मौजूद रहे। समस्तीपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में भारतमाला परियोजना के भू अर्जन से संबंधित समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर अपर समाहर्ता, भू अर्जन पदाधिकारी, राजस्व प्रभारी पदाधिकारी एवं भारतमाला परियोजना से जुड़े संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। सीतामढ़ी के जिलाधिकारी ने वरीय अधिकारियों के साथ राज्य उच्च पथ 87 समेत कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के अतिक्रमण से संबंधित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिग्रहित भूमि से अतिक्रमण हटाने के संबंध में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के द्वारा आश्रम चौक पर अंडरपास का निर्माण इन दिनों काफी तेजी से चल रहा है। इस अंडरपास के निर्माण होने के बाद मथुरा रोड, जो कि दिल्ली को चारों दिशाओं को जोड़ने वाली मुख्य सड़कों में गिना जाता है, वहां के लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। राष्ट्र सर्वप्रथम की टीम ने आश्रम चौक पर बन रहे अंडरपास का निरीक्षण किया और लोगों से बात की तो पाया कि निर्माण होने के कारण चारों तरफ जाम की समस्या बनी रहती है। आखिर बने भी तो क्यों ना, क्योंकि निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर जारी जो है और पिछले 1 साल से चल रहा है। इस निर्माण कार्य के जून-जुलाई तक खत्म होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। मैं आपको आश्रम चौक पे हूँ अभी और अपने DID न्यूज के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पीक आवर में काफ़ी जाम लगती है और घंटों घंटों जाम रहती है यहाँ पे। चूँकि कारण यह है कि DLIPL कंपनी के द्वारा अंडरपास का निर्माण जाम से मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग करके अंडरपास का काम हो रहा है और लाजमी है कि यहाँ जाम लगना ही लगना है। चारों तरफ का रास्ता आश्रम चौक से चारों दिशा की ओर जाती है और यह मुख्य सड़क है, मथुरा रोड भी है। ये अंडरपास बनने से जाम से मुक्ति मिलेगी। ये तो खुलेगी जब ही पता चलेगा। तो अभी तो जाम बहुत लग रहा है ना आश्रम चौक पे। हाँ तो अभी इसलिए लग रहा है ना कि ये बन रही है। तो ये 1 साल तो और बनने में लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अप्रैल का बोल रहे फ्री कर देंगे। तो इसके बनने से लाभ होगा लोगों को बिल्कुल। और कई लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि अंडरपास बनने से क्या क्या फ़ायदा होगा। आपका शुभ नाम? SP सिंह एडवोकेट। तो वकील साहब, अंडरपास बनने से क्या क्या फ़ायदा होगा यहाँ के लोग? सबसे पहले बेनिफिट ये है कि जब आदमी नीचे से अंडरपास से जाएगा तो एक्सीडेंट का कोई किसी की दुर्घटना नहीं होगी और जो ट्रैफिक की जाम नहीं होगा। तो इसमें तो अभी तो काफ़ी जाम लग रही है यहाँ। नहीं, अभी तो फिलहाल इसलिए जब कोई काम कंस्ट्रक्शन होता है तो टाइम तो लगता ही है ना किसी को सही से सुविधा मिलने में। तो वकील साहब का कहना है कि कोई भी निर्माण होता है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और निर्माण होने के बाद लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल भी व्याप्त हो रहा है। आश्रम चौक पर बन रहे अंडरपास के कारण चारों तरफ जाम की स्थिति बनी रहती है और वाहनों को आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। मैं इस समय आश्रम चौक से आपको दिखा रहा हूँ। चूँकि अंडरपास का निर्माण चल रहा है इसलिए यहाँ दोनों साइड सड़क संकरी हो गई है और अंडरपास बनने के बाद यहाँ सुचारू रूप से यातायात चलने लगेगी और जाम से निजात भी मिलेगी। आपका शुभ नाम? तो क्या अंडरपास बनने से ही जाम लग रहा है? तो अब बन जाएगा तो काफ़ी फायदा भी होगा। बन जाएगा तो वैन खुद हो जाएगा, अच्छा होगा, सुविधा होगी। सुविधा होने के बाद अपना अच्छा टारगेट होगा, सुरक्षा अपना जाम से बचेंगे। एक ऑटो वाले से भी बात करते हैं, ये अंडरपास बन जाने से तो फायदा होगा ना? हाँ, फायदा होगा। तो अभी तो जाम लग रहा है, क्या कहना है आपका? जाम लग रहा है, दिक्कत हो रहा है, परेशानी हो रहा है। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम जय मंगल महतो है। तो महतो जी, बन जाने के बाद तो जाम नहीं लगेगा? जाम बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ये ऑटो ड्राइवर में भी खुशी की लहर है। देखिए सारे लोग अभी आश्रम चौक पे निर्माण होने के कारण अभी जाम में फंसे पड़े हैं। इस तरह दिल्ली के अति महत्वपूर्ण सड़क माना जाने वाला आश्रम चौक, चारों दिशा में यहाँ से वाहनों का रास्ता तय होता है और हजारों हजार वाहन यहाँ आते हैं और अपने अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। अंडरपास बन जाने के बाद
जाम से तो निजात मिलेगी ही, और आश्रम चौक की खूबसूरती में भी 4 चांद लगाने का योजना पथ निर्माण विभाग ने बना रखा है। और अंडरपास बनने के बाद वाहनों की जो लंबी कतार यहाँ लगती है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी 1 वर्ष से यहाँ अंडरपास का निर्माण चल रहा है। इस तरह से पथ निर्माण विभाग के द्वारा जाम से निजात दिलाने के लिए आश्रम चौक पे अंडरपास का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। मैं DID न्यूज के लिए आश्रम चौक, नई दिल्ली से। एक तरफ जहां कोरोना के मामलों में कमी आ रही है तो वहीं आम जिंदगी धीरे धीरे सामान्य गति से पटरी पर आने लगी है। हालांकि लोग भी कोरोना को लेकर सचेत हो गए हैं, तो वहीं प्रशासन भी कोरोना के नियमों का पालन पूरी तरह से करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। इसी के चलते राष्ट्र प्रथम की टीम ने कनॉट प्लेस में राजीव चौक का जायजा लिया। देखिए संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। कोरोना के बाद बाजार में व्यापक सुधार आई है और लोग बाग अब खुल के निकलना प्रारंभ कर चुके हैं। मैं अभी राजीव चौक से आपको यह नज़ारा दिखा रहा हूँ अपने DID न्यूज के लिए। आप देखिए कितनी व्यवस्थाएं है यहाँ। दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन, CISF की कमांडोज की टुकड़ी कोरोना का पालन करते हुए सबको लाइन में लग के निर्देश देते हुए और बुखार की चेकिंग, सैनिटाइजर का प्रयोग करना बहुत ही लाजमी है। मैं अभी आपको राजीव चौक का यह नज़ारा दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी भीड़ अब बढ़ चुकी है। बाजार की हालत अब सुधर चुकी है बिल्कुल, और कोरोना काल भी अब खत्म होने पर है, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क भी ज़रूरी। और ये देखिए सेंट्रल पार्क का नज़ारा, राष्ट्रीय ध्वज लहराता हुआ सेंट्रल पार्क में। और ये देखिए राष्ट्रीय ध्वज को वंदे मातरम हम उत्साह के साथ अपने कार्य में जुट चुके हैं। और महानगर दिल्ली में बिल्कुल ही बाजार अब गुलजार हो चुका है। आपको दिखा रहा हूँ मैं मिहिर कुमार झा। दिल्ली में प्रसिद्ध आदि शक्ति पीठों में से एक है मां काली का प्राचीन कालका जी मंदिर। ये मंदिर दिल्ली के नेहरू प्लेस में स्थित है। यहाँ रोजाना सैकड़ों की संख्या में भक्त आते हैं और नवरात्रों में तो इस मंदिर में भक्तों का मेला लग जाता है। देखिए राष्ट्र प्रथम से संवाददाता मिहिर झा की रिपोर्ट। आदि शक्ति पीठों में से एक मां काली का मंदिर है। दक्षिणी काली स्वरूपा इनका रूप है और कई विद्वजन पंडितों का कहना है कि मां कालिका का जो स्वरूप है वो अंदर में विराज रही हैं और सभी भक्तों को मनोवांछित फलों की पूर्ति मां कालिका जी करती है। नई दिल्ली नेहरू प्लेस स्थित मां का मंदिर पांडव कालीन है। कहा जाता है कि 1000 से 1500 साल पुरानी यह मंदिर भक्तों के आस्था का प्रतीक है। पांडव काल में ही इसका निर्माण हुआ था और पूरा स्वरूप पहाड़ का है। और कहा जाता है उस समय पांडव राजा गुप्त सुरंग से अपने राजमहल से सीधा कालका मंदिर पहुंचते थे। आज मैं इस मंदिर से अपने राष्ट्र सर्वप्रथम के दर्शकों को रूबरू करा रहा हूं। आप भी आइए, मां कालिका का दर्शन कीजिए और मां से मुंह मांगी वर की प्राप्ति कीजिए। प्रतिदिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। आम आदमी को एक और झटका, पेट्रोल डीजल के बाद अब बढ़े प्याज के दाम। कश्मीर को दहलाने की आतंकी साजिश नाकाम। नौगाम में रेलवे क्रॉसिंग के पास IED बरामद। बाजार में जोरदार गिरावट, 495 अंक फिसल कर 50,400 के नीचे कारोबार कर रहा सेंसेक्स। कोयला घोटाले में घिरा ममता बनर्जी का परिवार। अब बहू रुजिरा की बहन को भी CBI ने पूछताछ के लिए बुलाया। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेजस के फाइलों में बंद होने की आ गई थी नौबत। हमारी सरकार ने इंजीनियर्स को दिलाया भरोसा। दिल्ली में बेटे ने पेचकस से की मां की हत्या, शराब के लिए पैसे नहीं देने पर किया मर्डर। पौंडुचेरी में मुख्यमंत्री नारायणसामी ने दिया इस्तीफा। दिल्ली NCR में आज से लोकल ट्रेनों का संचालन शुरू। तमिलनाडु में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा जब तक शरीर में खून है कोई भारत की 1 इंच जमीन नहीं ले सकता। बिग बॉस 14 की विजेता बनी रुबीना दिलेक, राहुल वैद्य रहे दूसरे स्थान पर। राष्ट्र सर्वप्रथम